नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बंधक। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बंधक। राधिका ने मेरे हाथ में पत्र पकड़ाते हुए कहा, मम्मी, सुनील मामा की चिट्ठी। मैं देर तक लिफाफे को उलट पलट करती रही। फॉर्म के नीचे सुनील का ही नाम था, पर मुहर विदेशी नहीं थी। टिकट भी ऊद बिलाव वाला भारत का ही था। तो क्या वह इन दिनों भारत आया हुआ है? मेरा तो इन दिनों उस घर से एक तरह से संपर्क ही टूटा हुआ है। शुभी या निधि से ही हालचाल मालूम होते रहते हैं, पर उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया। वे भी सोचती होंगी कि हर बार हम ही क्यों फ़ोन करें, क्या हमारे पैसे नहीं लगते? मम्मी, राधिका ने मेरा ध्यान भंग करते हुए कहा, पोस्टमैन अंकल कुछ कह रहे हैं। मैडम, पोस्टमैन ने कहा, एक बड़ा पार्सल आया हुआ है, यह रसीद रख लें। आज शाम या कल सुबह डाकखाने से पार्सल ले लें। मैंने रसीद देखी। पार्सल भी सुनील ने ही भेजा था। शायद उसी के संदर्भ में पत्र होगा। कमरे में जाकर मैंने उत्सुकता से पत्र खोला। मुश्किल से 8-10 पंक्तियाँ लिखी थी। दीदी, बाबूजी बहुत बीमार हैं। अगर डॉक्टर की भाषा में कहूँ तो उनकी चंद सांसें बची हैं। इसीलिए मैं मीना और मिलिंद को लेकर यहाँ आया हुआ हूँ। उन्होंने मिलिंद को भी नहीं देखा था। तुमने तो मीना को भी नहीं देखा। खैर, वह इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि बाबूजी ने तुम्हें एक अरसे से नहीं देखा है। वे मुंह से तो कुछ नहीं कहते, पर माँ बताती हैं कि तुम्हारा जिक्र चलते ही उदास हो जाते हैं। माँ भी कहती हैं कि बिटिया पता नहीं किस बात पर रूठी हुई है। भैया भाभी अलग अपराधी महसूस करते हैं। खैर, अब ज़्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है। एक बार आकर मिल लो तो ठीक है, बाद में तो सिर्फ पछतावा ही हाथ रह जाएगा। पत्र हाथ में लेकर मैं देर तक संज्ञा शून्य सी बैठी रही और फिर एकाएक भरभरा कर रो पड़ी। यह रुलाई मेरे मन में पता नहीं कितने दिनों से, कितने वर्षों से दबी पड़ी थी। जिनके कारण मैंने यह स्वैच्छिक वनवास ग्रहण किया था, उनके सामने रोकर मैं अपनी तौहीन नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने आंसू भीतर ही भीतर सोख लिए थे। आज वे आंसू पूरे आवेग के साथ बह निकले थे। अपना घर और माँ बाबूजी बेतरह याद आ रहे थे। मन हो रहा था उड़कर पहुँच जाऊँ और माँ के गले से लिपटकर खूब रोऊं। करीब आधा पौन घंटे बाद मैं सहज हो पाई। अच्छा हुआ जो रजत स्कूल में था और राधिका टीवी देखने में मगन थी, नहीं तो बच्चे मेरी यह अवस्था देखकर घबरा ही जाते। कुछ शांत होने के बाद मैं हिसाब लगाने लगी कि माँ के यहाँ गए मुझे कितने साल हो गए हैं। शुभी की शादी में गई थी, उसके बाद निधि की सगाई में, उसके बाद नहीं गई। निधि की शादी हुई, मैं नहीं गई। सुनील अमेरिका गया, पूरा परिवार उसे विदा देने के लिए इकट्ठा हुआ। बड़े भैया के यहाँ 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ, फिर सुनील की भी शादी हुई। मैं किसी भी मौके पर नहीं गई, किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। उन लोगों को भी जता दिया था कि किसी तरह का कोई नेक दस्तूर ना भेजें, मैं लौटा दूंगी। 10 साल, हाँ पूरे 10 साल हो गए हैं मैं अपने घर नहीं गई हूँ। अपना घर, हाँ मेरे लिए वही अपना घर है। यह घर तो कभी अपना लगा ही नहीं। लगता है जैसे किसी ने खाना कपड़ा देकर मुझे अपनी गुलामी में रख लिया हो। 10 साल पहले वाली वह जन्माष्टमी याद है। सुनील आया हुआ था। पहली राखी पर शुभी पीहर आई हुई थी और उसे वापस छोड़ने सुनील गाजियाबाद गया था। वहाँ से लौटते हुए ब्रेक जर्नी करके भोपाल में उतर गया। बोला, अगली राखी पर मैं पता नहीं कहाँ रहूँगा। सोचा राखी इस बार तुम्हारे हाथ से ही बंधवाऊँगा। देखो, मैं तुम्हारा भेजा लिफाफा भी साथ लाया हूँ। उस बेचारे को क्या मालूम कि वह मुझे कैसे धर्म संकट में डाल रहा था। ये टूर पर गए हुए थे। हमेशा की तरह जाते समय मुझे घर खर्च के लिए गिन कर रुपये दे गए थे। लौटकर मुझसे पाई पाई का हिसाब भी वे मांगेंगे।
मिठाई तो मैं जैसे तैसे ले ही आती, पर और भी तो कुछ चाहिए। एक तो छोटा भाई, फिर राखी का मौका, और जैसा कि उसने कहा कि अगले साल वह पता नहीं कहाँ होगा। बाहर जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। कौन कहेगा कि मैं एक इंजीनियर की कंपनी एग्जीक्यूटिव की बीवी हूँ। मुझसे ज़्यादा शाह खर्च और खुशहाल तो शायद किसी क्लर्क की बीवी होगी। कम से कम रोज़ ऐसी किल्लत का सामना तो नहीं करना पड़ता होगा। अगर किसी बहन बेटी को देने की बात होती तो मैं उसे अपनी एक आध साड़ी पकड़ा देती। हालांकि साड़ियाँ भी मेरे पास इन्हीं गिनी ही थी, और सासू माँ हर 2-3 महीने बाद आकर मुस्तैदी से स्टॉक चेकिंग भी करती थी। शुभी सुनील से छोटी है और अभी नई नई शादी हुई थी, फिर भी उसने भाई को पैंट शर्ट का कपड़ा दिया था। मैं एक आध शर्ट पीस ही दे सकती तो मेरी इज्जत रह जाती। मैंने डरते डरते इनकी अलमारी में हाथ डाला। मेरे भाग्य से वह खुली ही थी। वहाँ 5-6 टी शर्ट रखे हुए मिले। याद आया, पिछली बार वे सिंगापुर से लाए थे, पर उनमें से एक भी अभी पहनी नहीं गई थी। मैंने एक टी शर्ट सुनील को पकड़ा दी और चैन की सांस ली, लेकिन तब पता नहीं था कि कितने बड़े संकट को न्योता दे रही हूँ। ये 4 दिन बाद टूर से लौटे। मुश्किल से नहाए भर होंगे कि मेरी पेशी हुई। ये अलमारी के सामने खड़े थे। उस दिन अलमारी खंगालने के बाद मैं उसे तरतीब से जमा नहीं पाई थी। ये देखते ही समझ गए होंगे कि किसी ने इसे छुआ है। उन्होंने सीधे ही पूछ लिया, तुमने मेरी अलमारी खोली थी शायद? किस लिए? सुनील आया था। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही कुछ खरीदने के लिए पैसे थे, इसलिए एक टी शर्ट निकाल कर उसे दे दी। उन्होंने सोचा था कि चोरी पकड़े जाने पर मैं घबरा जाऊंगी, मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगेंगी, पर मेरे निर्भीक और 2 टूक उत्तर से वे चौंक गए। कुटिल मुस्कान के साथ बोले, इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। चोरी तब कहलाती है जब हम दूसरों की चीज़ पर हाथ साफ करते हैं। अपने ही घर में यह कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्षण भर को वे निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने पैतरा बदला। मैंने तो सुन रखा था कि राखी पर भाई लोग बहन को कुछ देते हैं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। भाई भी लाया था मेरे लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने और टॉफ़ी। हमारे यहाँ छोटे भाई को भी कुछ देना पड़ता है। तुम्हें पता है तुमने जो टी शर्ट दी है उसकी कीमत क्या है? पता नहीं, पर मेरे भाई से महंगी तो नहीं होगी। वे फिर चौंके और कहा, मम्मी ठीक ही कहती हैं, गरीब घर की लड़कियों की जान पीहर में ही अटकी रहती है। जब भी मौका मिलता है वे पीहर का ही घर भरती रहती हैं। शायद इसीलिए आप मुझसे पाई पाई का हिसाब लेते हैं, पर जब इतना ही खतरा था तो आपको गरीब घर की लड़की लानी ही नहीं थी। अमीर घरों से रिश्ते नहीं आ रहे थे क्या? वे फिर एक बार निरुत्तर हो गए और जलती आंखों से मुझे घूरते रह गए। मैंने सोचा चलो बात यहीं समाप्त हो गई, पर कहाँ, बात तो अभी शुरू हुई थी। 2 महीने बाद निधि की सगाई थी। हम लोग सपरिवार गए थे। 2 बच्चों को लेकर इनके साथ यात्रा करना वाकई टेढ़ी खीर था, पर घर जाने की खुशी में मैं सारी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करती रही। घर में उत्सव का सा माहौल था। बाबूजी भी बहुत खुश थे कि अपनी साधारण स्थिति के बावजूद वे तीनों बेटियों के लिए इंजीनियर दूल्हे ढूंढ सके थे। वे खुले मन से इसका पूरा श्रेय अपने बड़े बेटे को यानी बड़े भैया को दे रहे थे, जो पूरी मुस्तैदी के साथ सारी व्यवस्था देख रहे थे। सुनील साय की तरह उनके साथ लगा हुआ था। फलदान के बाद जब खाने पीने का दौर चल रहा था, इन्होंने अचानक कहा, सुनील यह टी शर्ट तुम्हारे पास है, और मैं समझ रहा था शायद चोरी हो गई है। इतने सारे लोगों के सामने ऐसा लांछन! सुनील का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। मुझे जरा भी एहसास होता कि ये ऐसा तमाशा खड़ा करेंगे तो मैं उसे वह टी शर्ट पहनने ही नहीं देती, पर उन्होंने तो जैसे एकदम से ही बंदूक दाग दी, हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया। बाद में सॉरी सॉरी करते रहे, पर उसमें कोई दम नहीं था। उसके बाद सुनील जो गायब हुआ हमारे सामने ही नहीं आया। मैं भी उसका सामना करने से कतराती रही। हमें स्टेशन पर विदा करने के लिए मेरा चचेरा भाई आया था, क्योंकि बड़े भैया नए संबंधियों की सेवा में लगे हुए थे।
इस बात का इन्हें बहुत बुरा लगा और वे पूरे रास्ते मुंह फुलाए रहे, पर मैं खुद इतने रोष में थी कि मैंने इनकी नाराज़गी को कोई तवज्जो ही नहीं दी। घर लौटकर हमारा जमकर झगड़ा हुआ। मेरे सारे आरोपों प्रत्यारोपों को, तानों उल्हानों को दरकिनार करते हुए उन्होंने सपाट स्वर में कहा, यह तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, नसीहत है, इशारा है। भविष्य में मुझसे पूछे बिना मेरी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी। इनकी हरकतों ने निधि की सगाई में इतना शर्मसार कर दिया था कि वहाँ से लौटकर ना तो मैंने घर पर पत्र ही लिखा, ना फ़ोन किया। फ़ोन तो वैसे भी कम ही करती थी, क्योंकि बिल आने पर एक एक कॉल का ब्यौरा देना पड़ता था। एक दिन बाबूजी का ही पत्र आ गया कि सुनील